अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। लेकिन अजान भाई आप तो गाँव चले गए थे, 2-3 दिन तक आने नहीं वाले थे, हमने आपकी वीडियो देखी। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं गया था लेकिन फिर वापस आ गया क्योंकि मुझे रास नहीं आया। वहाँ पर एक तो नेट बहुत ही ज़्यादा स्लो था, दूसरा बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। वहाँ पे फिर मैं फ्री फायर कैसे खेलता है और जितनी ऑनलाइन गेम्स थी वो कैसे खेलता, इसीलिए मैं वापस आ गया और तुम लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंटली हॉरर स्टोरीज कैसे सुनाता। अब देखो ना, कल मैंने तुम्हें हॉरर स्टोरी नहीं सुनाई तो कल जानते हो मुझे सारी रात नींद नहीं आई। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि वापस जाऊंगा। अभी मैं सफ़र करके आया हूँ और तुम्हें हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ लो और हम बिस्मिल्लाह करते हैं। और उस शुरू करने से पहले मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम्हारा कि तुम लोग माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हो, इंटरेस्ट दिखा रहे हो हॉरर स्टोरीज़ में। मुझे भी अच्छा लग रहा है और सुनाने में भी मज़ा आ रहा है, इसीलिए वीडियो भी लाइक कर देना। और मैं आप लोगों का ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मतलब जैसे ही मेरी वीडियो आपके सामने आती है ना, मतलब आप कुछ सोचते ही नहीं, आप सब कुछ इग्नोर करके क्लिक करते हो, देखते हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो अब ज़्यादा बोर नहीं करता तुम्हें, जस्ट वांट टू से थैंक्स। बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलामु अलैकुम अजान भाई। अभी पिछले दिनों मैंने आपकी काफ़ी सारी स्टोरी सुनी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि कैसे आप दूसरों के खौफनाक हादसे, हॉरर स्टोरीज़, हॉरर वीडियोस अक्सर अपने इस चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। मैं भी आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सुनने वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और मेरा यकीन माने, मैं जो भी आपको सुना रहा हूँ इसमें एक एक लफ्ज़ सच्चा है। तो शुरू करता हूँ। मेरा नाम है दिलावर और जो मैं बताने लगा हूं अगर मेरे साथ ना होता तो शायद मैं खुद भी यकीन ना करता। मैं और मेरी बीवी काफ़ी दफ़ा कैंपिंग कर चुके हैं। मेरी नथिया गली, पतरियाटा, मरी, हर जगह हम गए हैं, कभी कोई मसला नहीं हुआ। खैर, इसी कॉन्फिडेंस में हमने एक दिन प्लान बनाया कि बफुंदी टॉप एक जगह का नाम है, वहाँ का ना एक अंदरूनी हिस्सा है, वहाँ पर हम कैंप लगाते हैं। सो बेसिकली इस जगह पर लोग कम आते जाते हैं, शोर शराबा नहीं होता। हमें उस जगह का ना किसी ने बताया था कि बहुत खूबसूरत स्पॉट है। प्लान बन गया हमारा, साथ हमारा कुत्ता जिसका नाम है ओरियो। ठीक है, ओरियो वैसे बिस्किट का नाम है, इन्होंने कुत्ते का नाम रख दिया। ठीक है, अच्छी बात है। खैर, उसका नाम है ओरियो। उसका सफ़ेद और काला रंग है, ठीक है, एकदम गाय के जैसा। खैर, इसी के चलते हमने उसका नाम ओरियो रख दिया क्योंकि ओरियो बिस्किट भी आपको पता है सफ़ेद और काले रंग का होता है। खैर, ये जो कुत्ता है हर कुत्ते की तरह बहुत ही ज़्यादा फर्मा बरदार है और सबसे अहम बात यह है कि फजूल नहीं भौंकता। जब भी भौंके मतलब कुछ तो है, मतलब कोई तो रीज़न है इसके भौंकने की। फजूल में ये कभी भी नहीं भौंकता। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दरवाजे के करीब कोई आता है, ठीक है, वो दस्तक भी नहीं देता तो मेरा कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है और हमें पहले पता चल जाता है कि कोई हमारे घर आया है। और हम ना असर के वक्त करीब वहाँ पहुँच गए, ठीक है, और गाड़ी ज़रा अंदर तक ले गए जहाँ तक जा सकती थी, ठीक है, जहाँ तक दरख्त थोड़े खुले थे और एक पुराना सा फायर पिट नज़र आ रहा था। शायद पहले किसी ने वहाँ आग जलाई हो। एक तरफ हल्की सी ढलवान, पीछे घना जंगल, सामने से पहाड़ियों का व्यू। मैंने टेंट निकाला, मेरी वाइफ ने सामान सेट किया और यो गाड़ी से कूदकर बाहर आया और फ़ौरन इधर उधर सूंघने लगा जैसे कि अक्सर कुत्ते करते हैं। कभी मिट्टी, कभी झाड़ी, कभी हवा को सूंघता, जैसे चेक कर रहा हो कि जगह कैसी है। हमने सोचा कि रात को ना थोड़ा आग जलाएंगे क्योंकि आपको पता है कि चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, जंगल वाले इलाके में या फिर पहाड़ी वाले इलाके में हल्की हल्की ठंड तो होती है, चाहे गर्मी का मौसम हो। और सर्दी में तो फिर आप मुझसे बेहतर ही जानते होंगे। खैर, तो मैंने एक नंबर मिलाया, ठीक है, जो मुझे उसी शख्स ने दिया था जिसने मुझे इस जगह के बारे में बताया था। उसने कहा कि वहाँ पर एक लोकल तुम्हें रात को बोन फायर के लिए लकड़ियाँ भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिससे तुम सेफली आग जला सकते हो। और अगर तुम्हें कोई चीज़ मांगनी हो
तो वो तुम्हारी हेल्प भी कर सकता है। खैर मैंने उस नंबर पे कॉल की, भाई हम परफुंदी टॉप की साइड पर कैंप कर रहे हैं, लकड़ियाँ मिल सकती हैं और मुझे कुछ रोटियाँ भी चाहिए। उधर से एक भारी सी आवाज़ आई, हाँ जी मिल जाएंगी, थोड़ी देर में मैं मोटरसाइकिल पर ऊपर आ जाऊँगा। खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये जो वॉइस इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया है ना? क्या बोला, नहीं अच्छे से किया? तुम जेलस होते हो मेरे से, इतनी अच्छी आवाज़ है मेरी, मेरे एडिटर को वॉइस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। यार मैंने उसे रोटियों का भी कह दिया क्योंकि सालन हमने यहाँ पर बनाया था। रोटियों के लिए मैंने उसे कहा और लकड़ियों के लिए। खैर यार ये कैसी कैंपिंग हुई है, मतलब कैंपिंग का मज़ा तो तब है ना, मतलब जब तुम एक एक चीज़ खुद करो। मैं अगर कभी ज़िंदगी में कैंपिंग की ना मैंने, तो मैं तो अपने साथ माचिस भी नहीं लेके जाने लगा, एकदम बेयर ग्रिल्स की तरह ना लकड़ियाँ घिस घिस के जो है ना, पत्थर घिस घिस के आग लगाऊंगा। स्टोरी पर वापस आते हैं, ठीक है जी। खैर मैंने उसे कहा कि तुम ना रोटियां ले आओ क्योंकि सालन हमारे पास था। अब रोटियों के लिए मैंने उसे कहा और लकड़ियों के लिए तकरीबन मगरिब के बाद जब हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, हमने टेंट सेट कर लिया था। तो थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज़ आई और ओरियो फौरन सीधा खड़ा हो गया, कान खड़े मगर भौंका नहीं, बस देखने लगा। एक दरमियानी उम्र का आदमी, ठीक है, जिसकी उम्र लगभग होगी समझ लो 35 से 40 के दरमियान। उसकी ना दाढ़ी थोड़ी बड़ी थी और शलवार कमीज़, ऊपर पुराना सा जैकेट था, उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, ऊपर पुराना सा जैकेट था। पीछे मोटरसाइकिल पर उसने लकड़ियों का ना एक बंडल रखा हुआ था जो मैंने उसे कहने के लिए लाया, और साथ ही उसने एक शॉपर लटकाया हुआ था जिसमें रोटियां थी। वो हमारे पास रुका, हेलमेट उतारा, थोड़ा गौर से हमें देखा। उसके देखने का अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब था। खैर फिर मुस्कुरा कर बोला, आप लोग शहर से आए? मैंने कहा हाँ जी, हम इस्लामाबाद से आए हैं। उसने लकड़ियाँ उतारी, मैंने पैसे दिए, वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, भाईजान एक बात पूछूं? मैंने कहा हाँ जी पूछें। कहता है आप लोग रात पूरी यहीं रहेंगे? मैंने कहा हाँ जी यही प्लान है, मतलब सुबह वापसी है। वो लम्हा भर खामोश होकर जंगल की तरफ देखने लगा, जैसे कुछ सोच रहा हो, और ओरियो उसके पीछे खड़ा होकर सूंघ रहा था। लेकिन अजीब बात यह है कि वो आदमी से ज़रा पीछे ही रहा, करीब नहीं आ रहा था, जैसे उसे उस आदमी से ज़्यादा उसके पीछे के माहौल में मसला हो। ओरियो अक्सर ऐसा करता नहीं था। खैर वो जो लोकल बंदा था उसने हमारी तरफ दोबारा देखा और संजीदा लहजे में बोला, देखें मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात सुन लें, ये जगह दिन में बहुत खूबसूरत है मगर रात को बस यहाँ गैर चीज़ें भी निकलती हैं, यानी जानवर वगैरह, और ऐसी जगहों पर रात में किसी और मखलूक का भी सामना हो सकता है। अब मेरी जो वाइफ थी उन्होंने फौरन पूछ लिया, कौन सी मखलूक? वो हल्की सी हंसी हंसा, मगर हंसी में भी संजीदगी थी, एक सीरियसनेस थी उसकी हंसी में। हम लोग इन्हें जिन्नात कहते हैं। देखें अगर आप लोग रात यहां रहना चाहते हैं तो एक बात माने, टेंट से ज्यादा दूर मत जाइएगा, आग ना बुझने देना, मतलब कुछ भी हो जाए आपने आग नहीं बुझने देनी। और अगर रात को कहीं से आवाज आए आप लोग जवाब मत देना, ना बाहर जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी टिप उसने दी है। अगर उस जगह पर ना वाकई में जिन्नात हैं, सो दैट्स द लास्ट थिंग ही वॉन्ट्स टू डू। अक्सर हम अपने घर में अकेले होते हैं ना, ठीक है ना, मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ तुम्हें, स्टोरी मैं सुनाऊंगा, स्टोरी नहीं कहीं जा रही, लेकिन अक्सर ना कभी हम रात में होते हैं और हम ना मतलब गाने सुन रहे होते हैं। गाने सुनते हुए कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई आवाज़ दे रहा है, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा, और तुम बोलते हो हाँ जी, और वो आगे से कहते हैं हमने तो तुझे आवाज़ दी नहीं, तो तुम ना कंफ्यूज हो जाते हो, हैं मतलब नहीं आपने बुलाया था मुझे। ऐसा तुम सब के साथ होता है। वेल इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ये एक जिन्नात होता है,
क्योंकि जब तुम म्यूज़िक सुन रहे होते हो अल्लाह की याद से गाफिल होते हो। अब इससे बेस्ट टाइम क्या होगा उस जिन्नात को तुम्हें पोजेस करने का। अगर तुम उसकी बात का जवाब दे देते हो तो वो तुम्हें ईजिली पोजेस कर देगा। इसीलिए ये लोकल बंदा भी उन्हें समझा रहा है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी आपको बुलाए, टेंट में चुपचाप सोते रहना। स्टोरी की तरफ आते हैं, ठीक है। मैं हंसते हुए उसका ना डर कम करने की कोशिश की। भाई हमने तो बस खामोशी में एक रात गुजारनी है, अब ना किसी को बुलाएंगे ना तंग करेंगे। वो बिल्कुल भी मुस्कुराया नहीं हमारी ये बात सुनकर, ठीक है। मैंने हालांकि मजाक में उसे बोला ये चीज़। खैर वो कहने लगा बस एहतियात के लिए मैंने बताया है, मैं सुबह फजर के बाद ऊपर से नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग तब भी यहाँ होंगे तो मैं मिल लूँगा। खैर वो वहाँ से मतलब ये बोलकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन जाने से पहले वो हमें समझा कर गया कि रात को ना इधर उधर मत जाइएगा। ये कहकर वो मोटरसाइकिल उसने स्टार्ट की, मोटरसाइकिल पे बैठ के उसने हमें ये एडवाइस दी और ये कहकर वो नीचे चला गया। उसके जाते ही ओरियो ने एक बार फिर लंबी सांस ली और फिर जंगल की तरफ देखने लगा। वाइफ ने कहा मुझे ये बंदा ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगा। यहाँ के लोग डराने के लिए ऐसी बातें तो नहीं करते। मैंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अंदर ना कहीं थोड़ा सा फील हुआ कि ये बंदा मजाक तो नहीं कर रहा था। खैर हमने आग जलाई, लकड़ी के चटकाने की आवाज़ के साथ थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। ठंड हो चुकी थी और जो जगह हमने सेलेक्ट की थी वो बहुत प्यार से एक मेडो था, बहुत ही प्यारा सा एक मेडो था, ठीक है। आसपास पाइन ट्रीज का घना जंगल। मैंने चाय लगाई, ठीक है। मेरी वाइफ ने खाने की तैयारी शुरू कर दी और यो कभी हमारे पास आकर लेट जाता, कभी अचानक उठकर जंगल की तरफ देखने लग जाता। खास बात यह थी कि वो सिर्फ एक ही जगह पे देख रहा था, मतलब एक ही डायरेक्शन में देख रहा था, जैसे उस हिस्से में कुछ है। खैर मैंने उसे एक दफ़ा गुस्से में कहा भी कि इधर आ, कुछ नहीं है वहाँ। वो आ तो गया, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर उसी तरफ उसने देखना शुरू कर दिया, स्टेयर करना शुरू कर दिया। हम खाना खाने बैठे, जैसे ही हमने पहला निवाला मुंह में डाला ओरियो एकदम खड़ा हो गया। उसने ना भौंका, बस सीधा खड़ा होकर पत्तों के पीछे घूरने लगा। वाइफ ने आहिस्ता से कहा दिलावर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, ये ऐसा कभी नहीं करता। अब वाइफ की ये बात सुन के और ओरियो का इस तरह का मतलब बिहेवियर देखकर मैं भी अलर्ट हो गया। खैर मैंने लाइट पकड़ी, आग के पास उठा और हल्का सा आगे बढ़ा। ज़्यादा दूर नहीं, बस 7-8 फीट आगे मैं गया जहाँ से दरख्त शुरू हो रहे थे, और वहाँ पे ना मैं रुक गया। सामने मुकम्मल अंधेरा था, बस वो जो आग की रोशनी थी ना वही पीछे से मेरे आ रही थी, बस हल्की हल्की डार्क ग्रीन शेड। मैं खड़ा रहा चंद सेकंड, फिर मुझे सरगोशी जैसी आवाज़ आई, बिल्कुल नीचे गले के अंदर से, जैसे कोई किसी और से बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हो। अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन अंदाज ऐसा था ना जैसे दो बंदे आपस में बहस कर रहे हैं, मतलब सरगोशी में, विस्परिंग में, जैसे कोई किसी को समझा रहा हो। जैसे ही मैंने वो विस्पर्स की आवाज़ सुनी, मेरे हाथ में पकड़ी हुई लाइट हल्की सी कांपी। ओरियो पीछे से आकर मेरे साथ खड़ा हो गया, मगर भौंका नहीं। उसका पूरा जिस्म टेंशन में था, बाल खड़े, दुम सीधी, मतलब सांसें तेज। मैंने एक कदम पीछे लिया, सरगोशियाँ कुछ लम्हे को रुकी, फिर दोबारा। इस बार जोर से, जैसे किसी को गुस्सा आ रहा हो कि हम सुन रहे हैं। मैं फौरन पलटा और वापस आग के पास आ गया। वाइफ ने घबरा कर पूछा कि क्या था, कौन था वहाँ। मैंने सीधा जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं, शायद दरख्तों में हवा की वजह से आवाज़ बन रही हो। लेकिन दिल ही दिल में मैं जानता था ये आवाज़ हवा वाली आवाज़ नहीं थी। खैर
हमने मूवी चलाने के लिए मोबाइल को स्टैंड पर लगाया, थोड़ा सा माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश की। वाइफ ने कहा बस हमें सुबह होने तक यहाँ मतलब रहना है, मैं नहीं चाहती हम अभी कुछ छोड़कर भागें। मैंने भी बात मान ली, ठीक है, वरना उन विस्पर्स को सुनने के बाद ना मेरा मतलब समझो 50% इरादा बन ही गया था वहाँ से निकलने का। खैर अब ज़ाहिरन माहौल थोड़ा हल्का हुआ क्योंकि मतलब मूवी लगाई हुई है और मूवी भी ज़रा हमने कॉमेडी टाइप की लगाई हुई थी। लेकिन अंदर ही अंदर ना यार मतलब एक डर सा बैठा हुआ था, एक बेचैनी सी। अब ये जो ओरियो था हमारा कुत्ता अब आग के करीब बैठा, लेकिन यार मुसलसल एक ही जगह देखता, कभी आंखें मतलब उसकी मतलब छोटी हो जाती, कभी नाक से हल्की सी आवाज़ निकल जाती, कुछ ऐसी। देखा साउंड इफेक्ट। अच्छा चलो स्टोरी पे वापस आते हैं, मैं तुम्हें हंसाना नहीं चाहता, ठीक है। अब अचानक एक छोटा सा ना पत्थर हमारे टेंट के पास आकर गिरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ से फेंका हो। मैं फटाफट डर के उठ गया क्योंकि अब भाई साहब इस पूरे जंगल में मैं, मेरी वाइफ और मेरा प्यारा मासूम सा कुत्ता, डर तो लगेगा। अब ऐसी जगहों के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जिन्नात के अलावा इंसानों से भी डर लगता है क्योंकि आप बहुत ही दूर होते हो और यहाँ पर आपके साथ कोई भी हादसा पेश आ जाए ना तो किसी को भी नहीं पता चलता कि आपके साथ क्या हुआ है, और यही चीज़ आपको इंसानों से भी डराती है। खैर किसी ने एक छोटा पत्थर हमारी तरफ फेंका और पत्थर हमारी तरफ आया। मैंने किसी को फेंकते हुए नहीं देखा लेकिन ऐसा लगा कि किसी ने फेंका है, ठीक है। खैर मैंने उस डायरेक्शन में देखा, लाइट मारी, चारों तरफ लाइट मारी, कोई नहीं। मैं दोबारा बैठा तो थोड़ी देर बाद दूसरा पत्थर गिरा। इस बार ज़रा किसी ने बहुत ही ज़ोर से फेंका था। इस मर्तबा कोई शक नहीं था कि ये पत्थर अपने आप आया है या कहीं मतलब ऊपर से गिरा है, ठीक है, नहीं, किसी ने फेंका है। और ये जो है ना मेरी मतलब मेरी वाइफ के बहुत ही हाथ के करीब से मतलब गया। मैंने गुस्से में कहा, मुझे तो ऐसा भी लगा कि किसी ने मेरी वाइफ को पत्थर मारने की कोशिश की क्योंकि वो उसके बहुत ही करीब से गुजरा। खैर मैंने गुस्से में कहा अगर कोई लोकल बच्चा शरारत कर रहा है तो मैं अभी पकड़ लूँगा। अब यहाँ पर मैं एक बात भूल गया। उस लोकल शख्स से मैंने पूछा था कि यहाँ आबादी करीब कितनी दूर है। उसने कहा यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, मतलब आबादी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, लोग यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। यहाँ बहुत वीराने में आकर कैंपिंग कर रहे हैं हम लोग और यहाँ से आबादी बहुत ही ज़्यादा दूर है। इसीलिए उसने मुझे एहतियातन अपना नंबर भी दे दिया था, अल्लाह ना करे कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। तो खैर वापस आते हैं स्टोरी की तरफ। मैंने लाइट पकड़कर मैं आगे बढ़ा, मगर इतना आगे नहीं कि मतलब मैं वापस ना लौट सकूं, समझ रहे हो। लेकिन जितना भी मैं आगे गया ना वहाँ से आवाज़ ना मतलब मुझे कोई पीछे से आवाज़ लगाता है, जैसे कोई हमारे कैंप के ना चक्कर काट रहा हो इर्द गिर्द। मतलब तुम लोगों ने कभी हिंदुओं की शादी देखी है, जैसे कोई मतलब आग के चक्कर काट रहा होता है, ऐसे। अब मैं तुम्हें ना ज़रा इमेजिन करवाता हूँ, ठीक है। इमेजिन करो कि तुम अपनी वाइफ के साथ, मेरी तो वाइफ ही नहीं है दिलावर भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या इमेजिन करवा रहे हैं। खैर फोकस, कैंपिंग है, ठीक है, मतलब मैं और तुम आग के दरमियान बैठे हुए हैं। अब मैं उठ के देखता हूँ कौन पत्थर फेंक रहा है, और मेरी जो वाइफ वहाँ पर बैठी हुई है उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसके आसपास कोई चल रहा है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रहा। नाउ टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ना मतलब यहीं पर ही मतलब थोड़ा सा ना मतलब मुझे डर लगना शुरू हो गया, और इतने में ओरियो अब भौंकना शुरू हो गया फुल अलर्ट पोजीशन में। लेकिन उसके भौंकने में भी डर था। अब एक कुत्ता भौंकता है ना मतलब जब वो किसी को डराता है, किसी को काटने वाला होता है, लेकिन दूसरा वो तब भौंकता है जब वो बेचारा डरता है। वो आगे नहीं जा रहा था, बस वो डर के मारे भौंक रहा था। बस हमारे और उस अंधेरे के बीच में खड़ा होकर भौंक रहा था वो।
जैसे वो हमें भी रोक रहा हो कि हमें भी रोक रहा हो और उन्हें भी, मतलब इस तरीके से वो भौंक रहा था, क्योंकि ना वो हमें आगे जाने दे रहा था ना वो हमें पीछे हटने दे रहा था। उसने हमें एक जगह पे रोक लिया था। फिर अचानक एक बड़ा पत्थर इस मर्तबा हमारे टेंट के बिल्कुल साथ आकर गिरा, और इतने ज़ोर से वो मतलब गिरा कि हमारा जो टेंट था ना वो भी हिल गया। उस टेंट को हमने जिस रस्सियों से बांधा हुआ था वो भी झूल उठी। वाइफ उसी टाइम मेरी चीख पड़ी। मैंने लाइट पूरी ज़ोर से उस डायरेक्शन में मारी जहाँ से पत्थर आया था, और मैंने साफ क्लियर एज डे देखा कि दरख्तों के बीच दो आंखें चमकी। अब जो जानवर की आंखें होती हैं ना वो रात को चमकती हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे दो आंखें चमकी दरख्तों के बीच। लेकिन नाउ हियर्स द स्केरी पार्ट, वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी, बहुत ही ज़्यादा कंधा, मतलब लंबा कद था उनका। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, आप एक डायरेक्शन में लाइट लगाते हो, बिल्ली की आंखें हैं आपको दिखाई दे जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ शेर की आंखें हैं तो आपको वो भी दिखाई दे जाएंगी, लेकिन बिल्ली से थोड़ा ऊपर। फिर हाथी की आंखें होंगी तो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देंगी चमकते हुए अंधेरे में। ठीक है, मैं आंखों की बात कर रहा हूँ। अब जिस्म अंधेरे में आपको कहाँ दिखाई देगा? लेकिन भाई साहब ये तो कोई बहुत ही बड़ा जानवर था, बहुत ही बड़ा जानवर, बहुत ही लंबा कद था इसका। एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई परिंदा दरख्त पे बैठा हुआ है, लेकिन किसी परिंदे का इतना बड़ा सर नहीं होता। खैर, लेकिन आंखों की चमक में ना एक अजीब सी अजनबियत थी, जैसे वो लाइट से डर नहीं रहे बल्कि हमें देखकर मज़े ले रहे हों। अब मैं जब वो मंज़र देखा तो मैं एक सेकंड के लिए ना जम गया, और हमारा जो कुत्ता था ओरियो वो पागलों की तरह भौंकने लगा, लेकिन मेरी टांगें नहीं चल रही थी। चंद सेकंड बाद वो आंखें आहिस्ता 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 पास वाली शाख के पीछे साइड पर सिरक गई, मगर कोई जिस्म दिखाई नहीं दिया, बस आंखें, और फिर वो भी गायब। मैं भागकर आग के पास जो है ना वापस आ गया। वाइफ रोते हुए बोली, दिलावर प्लीज़ ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी, हमें अभी निकलना चाहिए। मैंने कहा अभी रात है, पहाड़ी रास्ता है, नीचे उतरना भी ख़तरनाक है। जैसे ही मैंने ये बात बोली वो चुप हो गई। अब हम दोनों चुप, बस आग की आवाज़, मोबाइल पर चलती मूवी का हल्का हल्का सा साउंड, और ओरियो के भौंकने के बाद आने वाली हल्की हल्की सांसें। खैर, मुझे उस लोकल बंदे की ये बात याद आई, आवाज़ आए तो जवाब मत देना, इधर उधर मत जाना, आग बुझने ना देना। अब जैसे ही मुझे ये बात आई मैंने फ़ौरन लकड़ियाँ आग में डाली। अब जो आग थी वो तेज़ हुई। कुछ लम्हे सब कुछ ठीक रहा, हम दोनों खामोश बैठे रहे, मूवी भी रोक दी हम लोगों ने। थोड़ी देर बाद हमें फिर से महसूस हुआ कि टेंट के चारों तरफ कोई चल रहा है। अब पत्ते जो थे वहाँ पर, कच्चे, जो ज़मीन पे कच्चे पत्ते होते हैं जंगलों में अक्सर, उनके कुचलने की आवाज़ आने लगी, रस्सियों के हिलने की आवाज़ आने लगी, कभी बाएं तरफ कभी दाएं तरफ, जैसे 3-4 बंदे आहिस्ता आहिस्ता कैंप के गिर्द घूम रहे हों। वाइफ ने आहिस्ता से कहा, ये वही लोगों की तरह का कदमों का शोर है ना? मैंने धीमा सा जवाब दिया, हाँ, मगर मसला ये है कि इंसान होते तो अभी तक सामने आ जाते। खैर, हमने फैसला किया कि थोड़ी देर आग के पास बैठे रहते हैं, टेंट के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन थकन और खौफ ने मिलकर हमें ज़बरदस्ती टेंट के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया, और ठंड भी ज़्यादा थी। हमने आग के पास थोड़ी देर लकड़ियाँ और डाली कि कुछ देर खुद चलती रहेगी, और टेंट के अंदर आ गए। मैंने टेंट की जिप थोड़ी ऊपर की, ठीक है, और उसके बाद मैंने पूरी तरह से बंद कर दी, और जो हमारा कुत्ता था ओरियो उसे भी हमने टेंट के अंदर कर लिया। हम जैसे ही टेंट के अंदर लेटे, जो टेंट का कपड़ा था उस पे ना एक साया सा पड़ा।
आपको पता है ना, मतलब जब हम टेंट के अंदर से बाहर का साया मतलब देखते हैं तो वो थोड़ा सा ब्लर नज़र आता है, ऐसा ही। मगर ये कोई इंसान के खड़े होने जैसा नहीं था, ये किसी नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज़्यादा लंबा था। इसका जो सर था ना, वो एक साइड पे झुका हुआ था, मे बी लेफ़्ट मे बी राइट, मतलब वो उसी एक डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली झुका हुआ था। और कुछ अजीब सा, मतलब जैसे किसी की गर्दन ना मतलब पूरी तरह सीधी नहीं, टेढ़ी हो। वाइफ ने कपकपाते लहजे में कहा, दिलावर ये कुछ भी है लेकिन इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। साया बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, बस वहाँ पे खड़ा था। अब मेरा बेचारा ओरियो दबी दबी आवाज़ में घुर्राने लगा, लेकिन टेंट के दरवाजे के पास नहीं गया, हमारे दरमियान ही बैठा रहा, जैसे वो भी नहीं चाहता था कि मतलब वो उस चीज़ को कन्फ्रंट करे। कुछ सेकंड ऐसे ही गुजरे, फिर वो जो साया था टेंट से थोड़ा दूर हटा, मगर कदमों की आवाज़ नहीं आई, बस पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। मतलब जब मुझे पहली दफ़ा वो साया दिखाई दिया तो मुझे लगा यार शायद किसी दरख्त का साया पड़ रहा है, लेकिन जब उस साए ने मूव करना शुरू किया ना, जैसे कोई चीज़ स्लाइड होकर चल रही हो, और चल नहीं रही, बस मतलब यहाँ से वहाँ हुई है। अब मैंने खुद से कहा अगर ये इंसान होता ना तो पाँव की आवाज़ ज़रूर आती। इस टाइम पे मुझे मतलब एकदम कन्फर्म हो चुका था कि ये कोई जिन्नात है। खैर हम जो है ना टेंट के अंदर बैठे थे, लाइट ऑफ थी, सिर्फ मोबाइल की ना हल्की सी स्क्रीन चल रही थी। और तभी अब अचानक बाहर से बहुत ही ज़्यादा हल्की मगर एकदम साफ आवाज़ आई, दिलावर। अब ये जो भी चीज़ थी इसने मेरा नाम लिया। अब जैसे ही उसने मेरा नाम लिया, मेरे जिस्म में ऐसे जैसे करंट दौड़ गया हो। कभी तुम लोगों को करंट लगा हल्का सा, बिल्कुल वैसे ही ये आवाज़ थी तो बहुत ही हल्की लेकिन बहुत ही ज़्यादा भारी थी, और इसने मेरा नाम लिया। अब मेरी जो वाइफ थी वो फ़ौरन उठ के बैठ गई। आज किसी को मेरा नहीं तुम्हारा नाम कैसे पता? हमने यहाँ किसी से बात नहीं की सिवाय उस बंदे के। मैंने धीमी सी आवाज़ में अपनी वाइफ को बोला, नहीं नहीं नहीं, जवाब नहीं देना, और ये चींकते हुए भौंकने लगा। और उसके भौंकने में पहली बार डर के साथ गुस्सा भी मिला हुआ था। वो जो है ना मतलब डर से जिप के पास गया, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया, जिप के पास गया, टेंट की जिप के पास, टेंट ना हमारा थोड़ा सा हिला, जैसे एक बहुत ही तेज़ हवा का झोंका आया हो। खैर जो टेंट की जिप थी तभी अंदर वाली साइड की तरफ से हिली, ठीक है, जैसे किसी ने बाहर से टेंट को खोलने की कोशिश की हो। सो बेसिकली जो टेंट की जिप है ना वो दो तरफा होती है, मतलब बाहर वाला भी खोल सकता है और उसे अंदर वाला भी खोल सकता है, मतलब दो साइड जिप होती है। अब जिप एक ही होती है लेकिन उसके जो कुंडे होते हैं ना वो दो साइड बने होते हैं। अब जो अंदर वाली साइड थी वो अपने आप हिली जैसे कोई उसे बाहर से छेड़ रहा हो। अब जैसे ये मंज़र हुआ ना, मेरी वाइफ रो पड़ी। ये हमें जानते हैं दिलावर, ये हमारा नाम ले सकते हैं, ये इंसान नहीं है। खैर जैसे ही मेरी आवाज़ ने ये कहा, मेरी वाइफ ने ये कहा, बाहर से ना दोबारा आवाज़ आई, और ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ थी। हमारा जो कुत्ता था ना उसका किसी ने नाम लिया। जैसे मेरा किसी ने नाम लिया वैसे ही किसी ने मेरे कुत्ते का नाम लिया, लेकिन अगेन उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी थी। अब ये मतलब इतनी ज़्यादा अजीब आवाज़ थी कि मतलब पहली बार ना मतलब कोई ये नाम बोल रहा हो, ओरियो। खैर अब जो है ना मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन
वो जो भी चीज़ थी ना, वो उसको नाम लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मतलब जैसे कोई बच्चा नाम लेता है, अब उस बच्चे को इमेजिन करो कि एक बड़ा पहली दफ़ा जो है ना नाम ले रहा है किसी का। अब जैसे ही उसने मेरे कुत्ते का नाम लिया, ओरियो ना मतलब फटाफट पागल हो गया। वो मतलब इतना ज़्यादा पागल हो गया कि वो मतलब टेंट को फाड़ने वाली हालत में आ गया। यार मैंने उसको पकड़ के रोक लिया। वो मुसलसल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी ने उसे चैलेंज कर दिया हो। खैर उसी मौके पर ना मुझे एक बात समझ आ गई। अगर हम ना यहाँ मज़ीद बैठे रहे तो ये तो मतलब पागल हो जाएगा और हम भी पागल हो जाएंगे। ये किसी को नुकसान पहुंचा देगा या फिर हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे। खैर ये सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन एट दैट टाइम वो मतलब पूरी तरह से सेंस बना रहा था। खैर मैंने वाइफ से कहा कि ठीक है, अब यहाँ हम नहीं रुकेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम जल्दी जल्दी टेंट से निकले और यो बाहर आकर फ़ौरन बाईं तरफ झाड़ियों की तरफ दौड़ा। मैंने उस लोकल शख्स के नंबर पर कॉल भी मिलाई। ना जाने उसे कॉल नहीं लग रही थी, शायद सिग्नल इश्यूज़ का था, मतलब सिग्नल्स नहीं थे वहाँ पर, क्योंकि वो जगह भी ऐसी थी। खैर अब जैसे ही ओरियो मैंने बताया बाहर आया, वो फ़ौरन बाईं तरफ झाड़ियों की तरफ दौड़ा और एक बहुत ही ज़्यादा उसने आवाज़ ना मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब आवाज़ निकाली, जो मैंने उसे कभी मतलब ऐसी आवाज़ निकालते नहीं सुना। मैंने उस तरफ लाइट मारी और इस बार ओए होए 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 होए, जो मैंने देखा वो शायद मैं अल्फाज में पूरी तरह बयान ना कर सकूं, लेकिन कोशिश करता हूं। अब गौर से सुनना आप लोग। दरख्तों के बीच 2-3 टनों के पीछे, ठीक है ना, टहनियों के पीछे 3 अलग अलग साए थे। कद बहुत ही ज़्यादा ऊंचा, जैसे 7 से 8 फीट, और उनकी जो शक्लें थी वो बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी। सर कंधे बाजू तो थे, लेकिन सीधा खड़े होने के बजाय थोड़ा सा ना वो टेढ़े झुके हुए थे, जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी ही ना हो। और उनका पूरा का पूरा जिस्म उल्टा पुल्टा हुआ था। हाथ पीछे की जानिब, पाँव पीछे की जानिब, उनकी आंखें ऐसे लग रहा था कि उनके सर के पीछे लगी हुई हैं। और कुछ मौक़ों पे तो जब मैंने उनको और गौर से देखा तो मुझे मतलब आंखें भी नहीं नज़र आ रही थी, बस उनका साया बहुत ही ज़्यादा गहरा था। अब साए होते हैं, हम सब के साए होते हैं, लेकिन वो कितने हल्के होते हैं ना, लेकिन इनका साया बहुत ही ज़्यादा गहरा था। इतना ज़्यादा गहरा कि मुझे महसूस हो रहा था कि मैं इनके साए को टच करूँगा और मुझे कुछ फील होगा। और भाई साहब जैसे ही मैंने उनकी डायरेक्शन में देखा, मैं फटाफट घूमा और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। और वो जो चीज़ थी मैं उसी की तरफ देख रहा था। वो हमारी तरफ ऐसे देख रही जैसे वो हमारी जो कार है उसका ना जायज़ा ले रहा हो। मैंने मतलब वाइफ से नहीं कहा था कि मतलब पूरी तरह देखो, क्योंकि वो वैसे ही मतलब टूटने वाली हालत में थी, तो मैंने उस डायरेक्शन में उसे देखने का नहीं कहा। मैंने ख़ुद को संभाला, इतनी जितनी भी हिम्मत थी मैंने सारी इकट्ठी की, और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी ना मैंने वहाँ से उठाई। मोबाइल, मतलब जितनी भी अहम चीज़ें थी, बैग, मोबाइल, जो कुछ मैं उठा सकता था मैंने उठाया। और जब मैं गाड़ी की तरफ भागते हुए गया, मुझे मतलब एकदम क्लियरली महसूस हुआ कि हमारे पीछे हमारी ही तरफ कोई चल रहा है। कदमों की आवाज़ नहीं, मतलब जो वो सूखे पत्ते होते हैं ना उनके टूटने की आवाज़ आने लगी, झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आने लगी। और हर चंद कदमों के मतलब चंद कदमों के बाद ना जो हमारा कुत्ता था ओरियो का गुस्सा वो बढ़े, वो भौंकने की मतलब आवाज़ आज भी मैं मतलब महसूस करता हूँ, क्योंकि ओरियो ने आज तक ऐसी आवाज़ कभी नहीं निकाली थी। वो भौंकता था, लेकिन ये जो आज वो भौंक रहा है ना भाई, ये इतना ज़्यादा डरावना है कि मैंने कहा ना मैं लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकता। खैर हमने जैसे तैसे वहाँ से गाड़ी निकाली, ओरियो को पिछली सीट पे जो है ना हमने मतलब फेंक दिया। अब जो ओरियो था ना, अब खिड़की खुली थी तो वो उस खिड़की से सर निकाल के भौंक रहा था।
खैर मैंने जो है ना फटाफट खिड़की को ऊपर किया और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मेरे जो सीने का बोझ था, मेरा जो डर था, वो कम होने के बजाय ज़्यादा हो रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे वो जो भी चीज़ है हमारे साथ साथ आ रही है। मैं बताता चलूँ कि गाड़ी जो है ना हमारी वो 4x4 है, और वैसे भी ऐसी जगह पर आप नॉर्मल गाड़ी नहीं ला सकते। ये जो गाड़ी है ये एक ऑफ रोड, मतलब ये जो एक रोड है ना, ये ऑफ रोड है, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है ये ऐसे ही ऑफ रोडों के लिए बनी है। तो ये एक ऑफ रोड था जो हमें गाड़ी के थ्रू ही कवर करना था, इसीलिए उस जगह गाड़ी भी तेज़ आप नहीं भगा सकते। एक जगह उस रास्ते पे मतलब लंबी लंबी घास थी, और दूसरी तरफ जो है ना एक बहुत ही मतलब गहरी सी मतलब ढलाई। खैर जब हेडलाइट ना उस घास पर पड़ी तो मुझे 2 लम्हों के लिए साफ नज़र आया, कुछ सेकंड्स के लिए मुझे साफ नज़र आया कि एक लंबा सा साया रोड के बिल्कुल साथ खड़ा था, बग़ैर हरकत किए वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी तरफ जो है ना देख रहा था। और जैसे ही लाइट सीधी उस पर पड़ी, वो फटाफट झुक के ना घास के अंदर गायब हो गया, जैसे ज़मीन ने उसे निगल लिया हो। अब ओरियो फिर से पागलों की तरह भौंकने लगा। खैर मेरी जो वाइफ थी उसने आंखें बंद कर ली और अल्लाह को मतलब याद करती रही, आयतल कुर्सी, कलमा, जो दुआएं उसे आती थी ना वो पढ़ती रही। खैर कुछ मिनट बाद जो है ना मतलब रोड का खुला हिस्सा आया, दरख्त पीछे रह गए और लाइट मेरी अब ना सिर्फ सड़क पे पड़ रही थी। गीली मिट्टी और मामूली घास नज़र आने लगी, हवा मतलब गाड़ी के शीशे से टकराने लगी। अब ये जो ओरियो था ना, इसने पहली बार लंबी सी सांस ली और पिछली सीट पर बैठकर नीचे देखने लगा, जैसे कंफर्म कर रहा हो कि वो मतलब अब वो साया है ही नहीं ना। खैर घर पहुंचते पहुंचते फजर का वक्त करीब था। हम दोनों जिस्मानी तौर पर मतलब एकदम थक चुके थे, लेकिन जहनी तौर पर ना मतलब हम टूट चुके थे। अब टूटने और थकने में फ़र्क है, ठीक है। खैर मैंने घर के बाहर गाड़ी को रोका और यूं नीचे उतरा, ठीक है, जैसे मतलब मैं गिरने वाला हूँ। और मैंने एक बहुत ही लंबी सी सांस लेकर घर का जो गेट था उसे खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। अब ये जो हमारा कुत्ता था, ठीक है, वो अपनी जगह पर लेटने के बजाय वो गेट की तरफ आया, ठीक है, और वो घर के अंदर जाने लगा। और यो को हम अक्सर घर के बाहर उसकी हमने जगह बनाई थी, वो वहाँ पर नहीं लेटा, वो अंदर की तरफ चला गया। खैर अब ये जो ओरियो था अगले दिन तक बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा, ठीक है, और काफ़ी दिनों तक उसे हमें घर के अंदर ही रखना पड़ा। वो रात को मतलब बाहर जाने से भी इनकार कर रहा था। अब ये वो कुत्ता था जो शौक से बाहर रहता था, लेकिन अब ये बाहर जा ही नहीं रहा था। खैर कहीं पर अंधेरा हो ना तो ये वहाँ पर भी जाता नहीं था, और ये एकदम नाडर कुत्ता हुआ करता था। खैर वक्त के साथ साथ ओरियो की तबीयत भी ठीक हो गई, उसने पहले की तरह खाना पीना भी शुरू कर दिया। और मैं आज भी बफुंदी टॉप की साइड देखता हूँ तो एक बात मतलब जहन में आती है, हमने गलती की कि उस लोकल की वार्निंग को सीरियस नहीं लिया और वहाँ घूमने वाले इंसानों से नहीं, वहाँ के जिन्नात से हमारा पाला पड़ा। और एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, उस रात वहाँ जो कुछ भी था वो जानवर नहीं था, इंसान तो बिल्कुल नहीं था, वो जिन्नात थे। मेरा यकीन माने वो जिन्नात थे। और सबसे अजीब बात जो मुझे लगती है कि उन्होंने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। मतलब अगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे वो जिन्नात। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि शायद उनको हमारी ये बात बुरी लग गई कि हम उनके इलाके में मेहमान बनकर आए और बहुत ही अंदर तक आ गए। शायद हमने उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं की, उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया और बहुत ही अंदर तक आ गए। और उन्होंने जो कुछ किया हमें वहाँ से भगाने के लिए किया, एक वार्निंग के तौर पर किया। क्योंकि फॉर अ फैक्ट आई नो, अगर वो चाहते तो हमें बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते थे।
तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी दिलावर भाई की। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, सुनाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और डर भी लगा थोड़ा थोड़ा। और मैं ना लाइफ में कैंपिंग ज़रूर करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि ये जो कैंपिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चीज़ है। स्पेशली क्योंकि आपको इसे ना मतलब मजबूरन सुनसान इलाकों में करना पड़ता है। ठीक है, आप किसी रश वाली जगह पे कैंपिंग नहीं कर सकते। आपको जंगल, किसी पहाड़ी, किसी बहुत ही ज़्यादा सुनसान, खूबसूरत, एट द सेम टाइम किसी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक इलाके में इसको करना पड़ता है कैंपिंग को। है तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और मज़ेदार चीज़, लेकिन डर भी उतना ही ज़्यादा लगता है। और इस स्टोरी को सुनाने के बाद शायद अब मैं लाइफ में कभी कैंपिंग ना करूं। मैं तो एक टाइम पे ये भी सोच रहा था कि मतलब कैंपिंग करूंगा, मतलब बाहरी, मतलब कैंपिंग और वीडियोस बना बना के जो है ना तुम्हें भी दिखाया करूंगा, लेकिन अब मेरा ये जो प्लान है ना चेंज हो गया है। खैर यार, अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ये मेरा ईमेल है, अगर तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है तो यहाँ पे सेंड कर सकते हो। कोई हॉरर वीडियो है, कुछ भी है, यहाँ पे ज़रूर सेंड कर देना। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हो, मैं ज़रूर जवाब दूँगा। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत ही मेहनत से सुनाई है। ठीक है, वीडियो भी लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए थे तो इसको सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। दुआओं में याद रखना। फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अब मैं जाके जो है ना चावलों की प्लेट खाता हूँ मज़े से, और फिर जो है ना लेट जाता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।